गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 15वां अध्याय, जिसका नाम है हमारे गौरव। और बच्चों हमारे गौरव, इनके बारे में हम काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। यानी अनेक प्रकार की जो अनेक सारे महान विभूतियाँ हैं, चाहे महान नारियाँ हैं, उनके बारे में हमने अध्याय में अब तक अध्ययन कर लिया है। बच्चों हमने जाना था चरक महोदय के बारे में, सुश्रुत महोदय के बारे में, साथ ही साथ हमने जानकारी प्राप्त की थी रानी दुर्गावती के बारे में, और हमने जाना था सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इनके द्वारा किए गए जो गौरवान्वित कार्य हैं, जिनके द्वारा आज भी हम इनको इन कार्यों के लिए आज भी हम इनको याद करते हैं, इन सब के बारे में हमने विस्तार से समझ बनाई थी। बच्चों जब इतनी गहनता से हमने इस अध्याय का अध्ययन किया है, तो क्यों ना इस पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी अभ्यास किया जाए और पता किया जाए कि हमने इस अध्याय से कितना ज्ञान प्राप्त किया। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के हमारे अभ्यास प्रश्न। देखो बच्चों, अभ्यास प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए में आपके आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको उनके काम के आधार पर कोई उपनाम दिया गया हो, जैसे चौधरी, पंच, मुखिया, पटवा, मेहता, जोशी इत्यादि। बच्चों होता है ना, अगर कोई व्यक्ति कोई विशेष कार्य करता है तो उसे कोई ना कोई उपनाम दे दिया जाता है। जैसे हमने जाना था कि बारदोली का जो किसान आंदोलन था, उससे प्रभावित होकर के उसके जो परिणाम थे उनसे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दे दी थी, या उनको सरदार का उपनाम प्रदान कर दिया था। उसी प्रकार बच्चों हमें पता करना है कि हमारे आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको उनके काम के आधार पर कोई उपनाम दिया गया हो, जैसे चौधरी जी, पंच जी, मुखिया जी, पटवा जी, ऐसे मतलब उनको कोई ना कोई उपनाम दिया गया हो, और उन लोगों के बारे में हमें पता करके इस प्रश्न में लिखना है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, अपने शिक्षक से पता कीजिए कि बेगार प्रथा क्या थी। बच्चों हमने जाना था इस बेगार प्रथा के बारे में जब हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अध्ययन किया था। बच्चों बेगार प्रथा के अंतर्गत जो दबंग होते हैं, सत्ताधारी व्यक्ति होते हैं, सामंत होते हैं, या जो धनवान व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, जो गरीब, दलित या मजबूर व्यक्ति होते हैं उनसे श्रम तो करवा लेते हैं, उनसे अपना कार्य तो करवा लेते हैं, परंतु उनके द्वारा जो श्रम किया गया है उसका उचित मूल्य उन्हें प्रदान नहीं करते हैं। यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि बेगार प्रथा के अंतर्गत व्यक्तियों से कार्य तो करवा लिया जाता है, परंतु उन्हें उनका मेहनताना नहीं दिया जाता, और इसी प्रथा को कहा जाता है बेगार प्रथा, जिसका विरोध किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न, सोचिए और बताइए में। बच्चों सोचिए और बताइए में हमारा पहला प्रश्न है, आप कितनी भारतीय भाषाओं के नाम जानते हो। देखो बच्चों, हमारा जो भारत है वो इतना विशाल देश है, विविधताओं से भरा हुआ है, इसका भौगोलिक स्वरूप अलग अलग है। कहीं पर हमें पठार देखने को मिलते हैं, कहीं पर ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पर समतल मैदान हैं। तो बच्चों हम समझ पा रहे हैं कि जो इतना भौगोलिक विशेषता लिए हुए जो देश भारत है, उसमें अलग अलग जातियों के लोग निवास करते हैं, अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृतियां हमें देखने को मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है इस पूरी विविधता के बीच में हम यह भी समझ पाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस प्रश्न में हमें उन्हीं भारतीय भाषाओं के नाम बताने हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कुछ भारतीय भाषाओं के नाम हम यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, उसके अलावा तमिल, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, बंगला, इसके अलावा बच्चों हम कह सकते हैं उड़िया, मलयालम, डोंगरी। ये सब बच्चों अलग अलग भारतीय भाषाएं हैं जो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इसके अलावा और अन्य भाषाएं भी हैं जिनका पता आप करेंगे और इस सूची को पूरा करेंगे। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी एक परिवार की मासिक आय 5,000 रुपये और खर्च 5,000 रुपये है। बच्चों जो पहला परिवार है उसने एक महीने में, मासिक आय मतलब एक महीने में कमाया गया धन कितना है, 5,000 रुपये। और बच्चों देखिए उसका जो मासिक खर्च है, यानी एक महीने का खर्च है उसका 5,000 रुपये। तो हम समझ पा रहे हैं कि उन्होंने 5,000 रुपये कमाए और 5,000 ही खर्च कर दिए। तो उनकी बचत कितनी हुई, कुछ भी नहीं, जीरो है ना। इसी प्रकार बच्चों जो दूसरा परिवार है उसकी मासिक आय है 8,000 रुपये और खर्च है
5,000 रुपये। तो देखो बच्चों, जो दूसरे वाला परिवार है उसने 8,000 रुपये कमाए हैं और वो खर्च करते हैं 5,000 रुपये। तो इस हिसाब से हम पता कर पा रहे हैं कि वो 3,000 रुपये बचा रहे हैं। यहाँ परिवार संख्या 1 और ये रही परिवार संख्या 2। बच्चों, हमें क्या करना है कि दोनों परिवारों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें क्या अंतर होगा, इसका विश्लेषण करना है। मतलब ये बताना है कि इन दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति कैसी होगी। तो बच्चों, हम समझ पा रहे हैं, जहाँ पहला परिवार है उसने बचत के नाम पे उसके पास में 0 है, यानी कि उसने किसी प्रकार की कोई बचत नहीं की। जबकि जो दूसरा परिवार है वहाँ हमें पता लग रहा है कि वो हर मंथ यानी हर माह 3,000 रुपये बचाते हैं। तो बच्चों, जहाँ बचत होगी वहाँ श्रम वृद्धि होगी, वहाँ पर ही विकास होगा, उनका जो आर्थिक स्तर है वो अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं पहले परिवार की तुलना में दूसरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि दूसरा परिवार प्रति माह 3,000 रुपये की बचत करता है। तो यहाँ पर बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि किसी भी परिवार की, किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति होती है वो निर्भर करती है वहाँ पर की जाने वाली बचत पर। अब बचत कई प्रकार से कर सकते हैं, या तो जो हमारी आय है उससे कम व्यय करो, या फिर जो उत्पादन है उसको बढ़ाओ ताकि जो वस्तुओं की लागत है, जो उनका मूल्य है वो कम हो जाए, तो भी बचत होगी। तो हम यहाँ पर चर्चा कर पाए हैं बच्चों बचत के बारे में। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और जो अगले प्रश्न है हमारे वो देखिए, सरदार पटेल का संदेश उत्पादन बढ़ाओ और खर्च घटाओ व्यक्तिगत रूप से और देश हित में आज भी सार्थक है, कैसे? मतलब बच्चों देखो, उत्पादन बढ़ाओ और खर्च घटाओ, चाहे ये व्यक्तिगत रूप से देखें हम, यानी एक व्यक्ति या एक परिवार पर लागू करके देखें, या फिर पूरे देश पर लागू करके देखें, यह कथन बिल्कुल ही सार्थक है। कैसे है? क्योंकि देखो बच्चों, उत्पादन बढ़ाने तथा खर्च घटाने से हमारी बचत बढ़ेगी। और पिछले प्रश्न में हमने इस पर चर्चा की थी कि अगर उत्पादन बढ़ता है तो खर्च घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जो वस्तुओं की लागत होती है या वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो महंगाई कम होगी, उन पर लगने वाला जो लागत है वो भी कम होगी और वस्तुओं का जो मूल्य है वो भी कम होगा। जब हमें वही वस्तु, सपोज कीजिए, मानिए आप कोई वस्तु पहले 100 रुपये की आ रही थी, अब हमने उस वस्तु को खरीदा 80 रुपये में, तो हमारे पास बचत के नाम पर कितने रुपए बचे? 20 रुपये। तो हम कह सकते हैं ना, उत्पादन बढ़ा तो खर्च घटेगा और इससे क्या होगा, हमें बचत होगी। अब बच्चों, बचत बढ़ेगी तो क्या होगा? जब व्यक्ति के पास में पैसा बचता है तो वो उन्हें अनेक सारी योजनाओं में, अनेक सारे लाभ के कार्यों में, अन्य व्यवसायों में लगाता है और इस चीज़ को कहते हैं हम निवेश। यानी जब बचत बढ़ती है तो निवेश भी बढ़ेगा और बच्चों, निवेश बढ़ने से क्या होगा? औद्योगिक विकास होगा। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वो उन्नति जरूर करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं निवेश बढ़ने से औद्योगिक विकास होगा। और अगर औद्योगिक विकास हो रहा है तो चाहे देश की बात हो, चाहे व्यक्ति की बात हो, वो समृद्ध बनेगा, उसका संपूर्ण विकास होगा और साथ ही साथ हम कह सकते हैं जो हमारा देश है वो तरक्की करेगा। तो इन सब के आधार पे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो सरदार पटेल का कथन था या संदेश था, उत्पादन बढ़ाओ खर्च घटाओ, वो व्यक्तिगत रूप से देखें या फिर देश के हित के रूप में देखें तो ये आज भी सार्थक सिद्ध होता है। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। और जाना समझा अब बताइए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए, महापुरुषों की जीवनियों से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है? बच्चों, जितने भी महापुरुष, महान नारियों, वीरांगनाओं का अध्ययन हमने किया है, उनके जीवन से कोई ना कोई शिक्षा हमें मिलती है। जैसे अगर हम चरक महोदय के बारे में जानते हैं तो हमें उनसे यह प्रेरणा मिलती है कि चिकित्सक को दयावान होना चाहिए, अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग होना चाहिए, जन सेवा को उसको सर्वोत्तम सबसे पहले स्थान पर रखना चाहिए। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी महापुरुष की जो जीवनी होती है उससे हमें कोई ना कोई प्रेरणा जरूर मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इन महापुरुषों की जीवनी से हमें क्या क्या प्रेरणा मिली या मिलती है। तो देखो, हम कह सकते हैं कि महापुरुषों की जीवनियों से हमें जनसेवा करने, दयावान होने, सदाचारी होने, देश की रक्षा के लिए तत्पर रहने, इसके अलावा विषम परिस्थिति में भी अपने विवेक को नहीं खोने, जैसा कि रानी दुर्गावती ने किया था। और हमने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अपने विवेक का उपयोग करते हुए देश का एकीकरण किया था। और साथ ही साथ बच्चों, जो निर्बल हैं,
दलित हैं और जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनकी मदद करने की प्रेरणा भी हमें इन महापुरुषों की जीवनी से मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि जो महापुरुषों की जीवनी है उनसे हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, देखो, आप बड़े होकर इनमें से किस महापुरुष जैसा बनना चाहते हैं और क्यों? देखो बच्चों, किसी ना किसी महापुरुष को हम अपना आदर्श मानते हैं। कोई विवेकानंद जी को मानता है, किसी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना आदर्श माना है। तो इन महापुरुषों की जीवनी से हमें प्रेरणा मिलती है, साथ ही साथ हमारा मन ऐसा करता है कि हम भी बड़े होकर के इन महापुरुषों जैसे ही बनेंगे। और क्यों बनेंगे? क्योंकि देखो, जैसे मान लो मैं बनना चाहता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने विवेक का उपयोग किया, जो गरीब दलित वर्ग थे उनके उत्थान के कार्य किए, हमारे जो देश था उसके एकीकरण को बनाए रखा। इस कारण से मुझे बनना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा। अब आपको किस महापुरुष जैसा बनना है और क्यों बनना है, उसके कौन से ऐसे गुण हैं जिनसे आप प्रभावित हुए हैं, उनके बारे में इस प्रश्न में आप लिखेंगे। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का हमारा शिक्षा। और जो बच्चों हमारी शिक्षा होगी वो है आयुर्वेदाचार्य हों, वीरांगनाओं हों या फिर जो क्रांतिकारी हैं, उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। देखो बच्चों, चाहे आयुर्वेदाचार्य हों, वीरांगनाएं हों या फिर जो क्रांतिकारी हैं, उनका सम्मान क्यों करना चाहिए? क्योंकि इन्होंने अपना जीवन हमेशा जनसेवा के लिए लगाया है, देश की रक्षा के लिए लगाया है। इसलिए ये हमारा दायित्व है कि हम इनका सदैव सम्मान करें और उनसे सीख लेकर हम भी बने महान। उनकी जीवन से जो प्रेरणा मिलती है उसे अपना करके हम भी उनके जैसा महान बनने की कोशिश करेंगे। तो ये थी बच्चों आज की इस अध्याय की हमारी शिक्षा। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना अनेक सारे महापुरुषों के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में, क्रांति से जुड़े हुए लोगों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।